कैसे हो भाई सब लोग? एक बार बता दो जल्दी से, आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? हम्म। डर लगना शुरू हो गया? पढ़ाई बंद कर दी बिल्कुल? डर लगना शुरू हो गया? पढ़ाई कर दी बंद? नहीं, पढ़ाई बंद कर दी है? नहीं है? एक वीक आपको ना पढ़ाए तो ऐसा लगता है कि हमने पढ़ाना छोड़ दिया और आपने पढ़ना छोड़ दिया। कौन कौन बच्चा है जो नहीं पढ़ रहा अभी? ऐसा सोच रहा है कि सर कुछ कराएंगे तभी हम करेंगे, कि रिवाइज कर रहे हो? रिवाइज कर रहे हो, हाँ या ना, ये बताओ। रिवाइज कर रहे हो? क्या क्या प्लान है आपका, क्या चल रहा है? कि सर सीधे कुछ रिवाइज करा दो, मजा आ जाएगा, हमने क्लास ज्वाइन कर ली इसलिए? है? क्या सोच रहे हो? ठीक है, मैंने 2 यूनिट बोली थी आपको तैयार करने के लिए। एक सेल बोली थी, सेल वाली यूनिट, सेल, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल, और साथ के साथ मैंने आपको कहा था इकोलॉजी तैयार कर लेना। ठीक है ना? हाँ। यस। आपको क्या क्या चीजें चाहिए एक बार बता दो मुझे। समझ नहीं आ रहा है? एनसीईआरटी करा दो। किसकी एनसीईआरटी चाहिए? बायोमोलिक्यूल की? गाइडलेस फील हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इस वक्त? आपको डायरेक्शन समझ नहीं आती, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा दिन कैसे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज का गोल है, आपको एक सही डायरेक्शन दे देता हूं। आप कहां पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक्चुअली सबसे पहले तो ये बात करनी है आपसे कि आपके पास क्या डायरेक्शन है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें, मतलब मेरे हिसाब से आपको कैसे करना चाहिए, अगर आपसे पूछूं मैं क्या करना चाहिए। अभी आप अगर मान लो, अभी हमने कितने मार्च पे, 7 मार्च पे, एग्जैक्ट यहां से लगभग लगभग कुछ 58 डेज के आसपास है। कितनी रिवीजन करनी चाहिए, कितने टेस्ट होने चाहिए? टेस्ट कम से कम 10, अच्छा रहे 20 के आसपास। रिवीजन कितनी रिवीजन होनी चाहिए, 1, 2 या 3? कम से कम। यस, यस। कितनी रिवीजन होनी चाहिए? 3, 2 नहीं बेटा, 1, 2, 2, 3 से नहीं होगा। देखो, मैं मान लो अगर मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा होता तो मैं 7 मार्च से लेकर लगभग 28 मार्च ले लो, इसमें पूरा सिलेबस कम से कम 11th का और 12th का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरा पूरा एक बार रिवाइज करता। 28 से लेकर 10 अप्रैल तक एक बार फिर करता पूरा सिलेबस। वो कैसे करना तुम्हें करना, फुल दोबारा से करता। फिर 10 से लेकर 15th के बीच में एक बार फिर करता, ऐसे करके मल्टीपल करता रहता। मान लो मैं इसको ज्यादा कर सकता हूं तो 12 अप्रैल कर सकता हूं। फिर 12 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल तक एक और बार करता, क्योंकि जैसे जैसे आप पास होते जाओ, फिर 25 तक एक बार करता, फिर 30 तक एक बार करता। कम से कम मुझे इतनी बार रिवाइज करना पड़ेगा। पर ऐसे होगा कैसे भाई, सारा सारा सिलेबस कैसे होगा? कोई प्लान है किसी के पास? कोई प्लान है? हाँ। देख बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आज भी याद करता हूं उस बच्चे को जो मौलाना आजाद में इस वक्त पढ़ रहा है। उसका यही कहना था कि सर देखो, बच्चों को लगता है कि लास्ट में कोई कुछ अचानक से लाकर देगा, ऐसा होता नहीं है। हमें खुद का प्लान लगाकर बार बार चीजों को रिवाइज करना होता है। दिन ऐसा जा रहा होता है कि हम 16 घंटे भी पढ़ रहे होते हैं और उस चीज को हमें करना है। अभी आपको क्या करना है, कम से कम मेरी बात समझ लो ध्यान से। आपने अगर टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए हैं, अच्छा है, फुल सिलेबस दे रहे हो, जैसा दे रहे हो, 7 से 28 के बीच में कम से कम 6 टेस्ट दो। 6 टेस्ट दे लो या 7 टेस्ट दे लो, कम से कम 5-6 टेस्ट दे लो 7 से 28 के बीच में। और यहां पर 11th 12th पूरा पूरा 28 मार्च तक
या ज्यादा 31 मार्च तक आपका पूरा 11th 12th रिवाइज हो जाना चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो करेंगे? कितने बच्चे ऐसे हैं जो करेंगे? यस, यस, सबको करना है। आपको मैं बायो के लिए प्लान दे दूंगा, पर मेरे को ये मानना है कि आपको एक बार ये पूरा रिवाइज करना है। इसका मतलब मैं आपको अगर बायो की बात करूं तो टोटल कितने चैप्टर है हमारे पास, बताओ जल्दी से। टोटल कितने चैप्टर है बायो के हमारे पास, बताओ। टोटल 38 थे आपके पास, उसमें से 6 हट गए हैं, 32 चैप्टर है। अब ये 32 चैप्टर है और दिन मेरे पास कितने हैं बेटा? 7 से 30 मान लेते हैं, 31st ले लेते हैं, चलो 31st ले लेते हैं, चलो। कितने दिन है? लगभग 22 दिन के आसपास होंगे, 22-23, मान लो 23 दिन है। तो एक दिन में किसी किसी दिन तो 2 चैप्टर करने पड़ेंगे बायो के। कैसे किया जाए, क्या क्या सोर्स है मैं लिख देता हूं, और आप अपना लिख लो आज कॉपी में तुम्हें कौन कौन से चैप्टर करने। एक प्लानर मैं शेयर कर दूंगा आपको, और एक प्लानर आपको बनाना है खुद से। दोनों में से जो आपको फॉलो करना है वो कर लेना। जैसे माइक्रोब्स और लिविंग वर्ल्ड में एक ही दिन में करूंगा, यस यस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में एक दिन में करूंगा। मॉर्फोलॉजी के साथ मुझे कोई छोटा चैप्टर और कर लेना चाहिए, क्योंकि मॉर्फोलॉजी आपको आती है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यस। तो मुझे हो सकता है कि मॉलिक्यूलर में थोड़ा टाइम लग जाए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में टाइम लग जाए, बायोमॉलिक्यूल में टाइम लग जाए, प्लांट किंगडम में एक ही दिन में करूंगा। तो इस तरह का कोई मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई प्रॉपर प्लान चाहिए, यस। एनिमल किंगडम के मैं एक दिन में मैं करूंगा पूरा, कैसे भी करके। न्यूरल को एक दिन में करूंगा, यस यस। मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ। यस, हाँ, बॉटनी में 18 चैप्टर है बेटा, लगभग बॉटनी में 18 चैप्टर है, बाकी के बचे हुए 14 चैप्टर जूलॉजी में है। इसका एक प्लान आपको दे देता हूं मैं आज, जिस तरीके से आप जाओगे। आपने कुछ नहीं करना, कल से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में एक चैप्टर आपका होना चाहिए बायो का, कैसे भी करके करो। आपको 31st तक एक बार पूरा रिवाइज करना है। सिर्फ ये बायो नहीं है बेटा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री भी है। तो क्या आप 3 चैप्टर एक दिन में कर पा रहे हो? एक दिन में 3 चैप्टर करोगे तभी होगा। और अल्टरनेट डे पर एक टेस्ट देना है, तो सोचो टाइम कहां बचा आपके पास। यस, टाइम नहीं बचा है। टिश्यू कल्चर और एचजीपी में आपको दे देता हूं। जेनेटिक्स से मैं क्वेश्चन करा देता हूं अभी। हाँ बच्चे, टिश्यू कल्चर में दे दूंगा आपको कल या परसों मैक्सिमम। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा दिया बेटा मैंने। हाँ वही तो कह रहा हूं बेटा। अभी क्या हो गया, अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, और वो दिन भर बैठ के रील देखते रहते हैं कि यार 1 घंटे में रिवाइज करेंगे, टीचर रिवाइज करेगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अब आप बहुत ज्यादा इधर उधर टाइम खराब नहीं कर सकते, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और आपको एक प्रॉपर प्लान लेके दिन भर बैठना पड़ेगा। ये आप मान लो इस चीज को। आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो, चल जाएगा अभी भी। मान लो आपने सारे चैप्टर की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी पढ़ सकते हो पढ़ लो। लेकिन अगर आपने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए और क्वेश्चन बना लिए, डीपीपी सॉल्व कर लिए, और हर चैप्टर की एक वर्कशीट अब आपको मैं डेली देना स्टार्ट कर दूंगा। हर चैप्टर की जो मैं प्लानर दे दूंगा, उस चैप्टर की वर्कशीट चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी, आपको मिल जाएगी। यस यस, ठीक है। अच्छा, आगे आओ बेटा। हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, आपको करना खुद पड़ेगा। क्योंकि आप समझो ध्यान से कि मैं अगर आपसे कहूं क्या सारे चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे आके एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम जो था वो कुछ दिन पहले तक का था, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो तो चल जाएगा। लेकिन सारे चैप्टर की अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 2-2 घंटा डेली लगाओगे, फिर बायो में पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, सिचुएशन थोड़ी सी मतलब वैसी हो गई है। थोड़ी सी सिचुएशन कैसी हो गई है कि आपको अब समझना पड़ेगा कि मतलब चीजें घूम रही हैं अब आपके इधर उधर। यस, ठीक है ना।
प्लानर आज दे दूंगा। हाँ मतलब मैं जैसे मान लो मैं आपकी जगह हूं तो मैं कैसे शुरू करूंगा दिन की शुरुआत। जैसे मान लो ठीक है मेरा सारा सिलेबस हो गया सारे सब्जेक्ट का, अब मैं कैसे शुरू करूंगा, आज सुबह से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको फिर बता देता हूं, प्लीज अपने दिन को 2 हिस्से में डिवाइड कर लो। सुबह 6 से लेकर या 7 से लेकर 2 बजे तक पढ़ा करो, बीच में सो जाया करो 1-2 घंटा, फिर रात में देर तक पढ़ा करो। कोई फिक्स टाइम कर लो। पेपर लगाने का जरूरी नहीं है कि अभी आपको 2 से 5 लगाना है। मैं कुछ चीजें फिक्स कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान रख लेना आपने। आपको डेली बेटा 1 या 2 चैप्टर बायो के पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं। कैसे रिवाइज करोगे मैं वो बता देता हूं। 1 से 2 चैप्टर आपको बायो के रिवाइज करने हैं। रिवाइज का मतलब होता है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो अगर, तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके साथ आप ज्यादा से ज्यादा वर्कशीट बना लो, वर्कशीट बना लो। और आपके ऐप में पीएनएस दे रखे हैं। पीएनएस क्या थे जो आप, सॉरी एसएनएस दे रखा है। एसएनएस क्या है? आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है। एसएनएस में आपका एक फुल चैप्टर का, फुल सिलेबस का एक टेस्ट दे रखा है, मतलब पूरे चैप्टर का एक चैप्टर वाइज टेस्ट है ना, आपको वो सॉल्व कर लो। चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व कर लो। इतना अगर आप कर लोगे ना तो हो जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट है उसको सॉल्व कर लो, बस इतना कर लो। अब रिवाइज कैसे करना है, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले नोट्स ही रिवाइज करने चाहिए। नोट्स कर लो। अगर आप उससे कुछ एक पेज पर छोटा छोटा लिखकर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, शॉर्ट नोट्स मैं बना के देता हूं वो भी चल जाएंगे, लेकिन आपको अपने बनाने चाहिए। अगर पहले के बना रखे हैं तो बहुत अच्छा। उसके साथ एनसीईआरटी अगर रीड करने का समय है तो करो, नहीं है तो उसको सुपरफिशियल कुछ देख जरूर लो। इतना करके आपको करना पड़ेगा। और बायो रिवाइज करनी है आपने 3 से 4 घंटे में विद क्वेश्चन। अगर इससे ज्यादा समय लगा रहे हो तो बाकी चैप्टर पे, बाकी टॉपिक्स पे आपको वो नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा। मैं श्योर हूं इस बात को लेके। यस अब तुम मुझसे पूछोगे सेल्फ करें या सर किसी को फॉलो करें। बेटा तू जब तक खुद का प्लान बना के सेल्फ स्टडी नहीं, मेरे से अगर तू पूछेगा, हम भी मान ले यूट्यूब पे पढ़ा रहे होंगे, उसके व्यूज के लिए तुम आ जाओ, आओ कोई दिक्कत नहीं है, पर तेरे को सेल्फ स्टडी लगेगी। बायो तुझे 3-4 घंटे में करनी पड़ेगी, एक चैप्टर नहीं तो होगा नहीं, नहीं होगा बेटा। यस एसएनएस के सॉल्यूशन मैंने आपको दिए हैं बहुत सारे चैप्टर के, कुछ कुछ के पेंडिंग है बेटा, उसको कर रहे हैं हम, है ना, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब 13 तारीख 12 तारीख के पहले आपको दे देंगे। ठीक है, यस ठीक है। अच्छा जेनेटिक्स में मैंने आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिए थे, याद है किसी को? जेनेटिक्स में मैंने आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिए थे। जेनेटिक्स में एक एक्स्ट्रा डीपीपी दे रखी है, एक्स्ट्रा डीपीपी दे रखी है बेटा, 1, 2 और 3। उतना सॉल्व कर लो, उसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाएगा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यस ठीक है, ठीक है बेटा। बैच में मैं चैप्टर वाइज रिवाइज, तो मुझे की बता, आज मैं एक चैप्टर रिवाइज कर देता हूं बैच में, और 3 दिन कराता हूं वीक में। सर डेली करा दूं? अगर मैं डेली रिवाइज कराऊंगा तो 1.5 घंटे में मैं क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ उसके, तो उससे तेरा कंप्लीट हो रहा है क्या? और मैं एग्जाम तक अगर कराता जाऊं तो भी मैं कितने दिन लूंगा क्लास? सोच जरा, समझ इस बात को। तेरे को सेल्फ स्टडी करनी है। अब तू भरोसे मत बैठ, फंस जाएगा। मैं तेरे को क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, मैं जेनेटिक्स से क्वेश्चन करा रहा हूं मॉलिक्यूलर के, पर प्लीज किसी के भरोसे मत बैठ, फंस जाएगा। रीजन क्या है? तुझे अब सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तेरे को समझ में आ गया? सबसे पहले आज बैठो और ये देखो कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर वीक है, उनको नोट कर लो। जो चैप्टर स्ट्रांग है उनके सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स रिवाइज करो। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप समझते नहीं हो। आप क्या करते हो? आप टाइम खराब करते हो। सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दो बेटा। मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, आज मैं मॉलिक्यूलर के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, आपको मैं बायोमोलिक्यूल रिवाइज कर दूं। दोनों ऑप्शन है, क्योंकि जो रिवीजन में क्लास लग गई है, पर मुझे प्लान करना था पहले आपके लिए। बताइए बेटा। यस यस
चलिए बायोमोलिक्यूल, बेटा मेरे को टिश्यू कल्चर और रिकॉर्ड करना है, चलो आओ बायोमोलिक्यूल रिवाइज कर देते हैं फटाफट से। बायोमोलिक्यूल बच्चे लिख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आज को आपको एक प्लानर दे देंगे जिसमें 31 मार्च तक आपका पूरा बायो रिवाइज हो रही होगी, उसको फॉलो करना आपने। दूसरा क्या, आपने सिर्फ क्या करना है, कोशिश करनी है कि 3 से 4 घंटे में वो चैप्टर हो जाए। पर मैं आपसे अगर ईमानदारी से पूछूं, आपने दिमाग लगा के बताना, क्या 3-4 घंटे में आप कभी भी मॉलिक्यूलर रिवाइज कर पाओगे? नहीं। तो कोई कोई चैप्टर होगा वो ज्यादा टाइम लेगा, पर अगर आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को 4 घंटे में रिवाइज कर रहे हो तो आपकी पिटाई होनी चाहिए, साफ सीधी बात है। यस यस बेटा, मैं जो आपकी रिवीजन क्लास होगी नेक्स्ट वाली, उसमें मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, खुद से, और उसको रिवाइज करूंगा, और एक क्लास में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कराऊंगा। आज मैं बायोमोलिक्यूल रिवाइज कर देता हूं आपकी, ठीक है। उसके बाद जो आपके मुश्किल चैप्टर्स हैं, मुश्किल चैप्टर में और कौन सा बताओ जो आपको ऐसा लग रहा है कि मुश्किल पड़ रहा है? मैं बच्चे एचजीपी मेरे को रिकॉर्ड करके देना, आप लगातार लिखोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। एनाटॉमी का डाटा याद है तुम्हें? याद कर लो। प्लांट फिजियो एक साथ कराऊंगा, प्लांट फिजियो के तीनों चैप्टर एक साथ कराऊंगा, तो मैं लिख देता हूं आपको। नेक्स्ट क्लास में आपकी जो भी रिवीजन होगी उसमें सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर करा रहूंगा, मॉलिक्यूलर के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके थ्रू रिवाइज करा दूंगा। सेकंड में मैं आपको कराऊंगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यस। उससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो करा दूंगा, आप बोलोगे मैं पूरी प्लांट फिजियो के क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा, पूरी प्लांट फिजियो के क्वेश्चन में एक साथ करा दूंगा। उसके बाद फोर्थ जो एक क्लास और मैं लूंगा उसमें प्लांट किंगडम, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, इसी के राउंड में आपको प्लानर बना दूंगा, प्लांट किंगडम प्लस बायोलॉजिकल। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल रिवाइज करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखें आपको कितनी कितनी चीजें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले बताते चलना मुझे। हाँ भाई, एसिड इनसॉल्युबल पूल में बताओ क्या क्या आएगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में मॉलिक्यूल्स लिखो जल्दी से चैट में, क्या क्या आएगा? स्टार्ट करो। एसिड इनसॉल्युबल पूल में लिखो बेटा जल्दी जल्दी से। लिपिड आएगा, जिनको नहीं आता पिटाई खाएंगे। लिपिड आएगा, हाँ। कार्बोहाइड्रेट लिखो, पॉलीसेक्राइड लिखो, पॉलीसेक्राइड आएगा। और क्या आएगा? और बता जल्दी से बेटा। प्रोटीन आएगा, और क्या आएगा? प्रोटीन आएगा, और क्या आएगा? डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। ये लोग किस में आ रहे हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, ठीक है। यस और नो? ठीक है। अब मुझे बताओ, आपको अपने आप से टेबल याद करनी है बेटा, उसकी टेबल याद करनी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल याद करनी है। किसी को याद है कि लैक्टिन का एग्जाम्पल क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल याद करनी। लैक्टिन का एग्जाम्पल क्या है? कॉनकेवलिन ए। सेलुलोज सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है? जल्दी बताओ बेटा। सेलुलोज प्राइमरी मेटाबोलाइट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है? जल्दी बताओ। सेलुलोज सेकेंडरी है। राइसिन क्या किस में मिलता है? कैस्टर में। क्या होता है? तो ये सब किस में दे रखे हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसकी टेबल लगेगी बेटा हमें, इसकी टेबल हमें याद करनी होगी। अब आओ जो आपके काम का है, सबसे ज्यादा जो आपके काम का है बेटा, इसके बाद हमने एसिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल पूल याद करना है प्रॉपरली। आप मुझे बताना, मान लो मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ध्यान दो बेटा, मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि जो हमारे पास फैट है, फैट, या मैं लिख देता हूं, रुक जा, मुझे बताओ पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड जो है वो एसिड सोल्यूबल पूल है या एसिड इनसोल्यूबल पूल है? ये बताओ जल्दी से। एसिड सोल्यूबल पूल है या एसिड इनसोल्यूबल पूल है? जल्दी बताओ। वंश पूछ रहा है सर कैसा रिवीजन है? क्वेश्चन कराऊं मैं तुझे? क्वेश्चंस करा दूं? बेटा क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें रिवाइज कैसे होगा? नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा, मैंने टॉपिक दिया नहीं था ना आपको, रिवीजन सडनली लग गई मुझे, मैंने आपको टॉपिक दे दिया, जो बच्चे जुड़े हैं पहले समझ लो ध्यान से। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी मॉलिक्यूलर कराऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्लांट फिजियो पूरी, प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल। स्टार्ट कर लेते हैं।
जो जो आप कर सकते हो अभी मेरे साथ कर लो। ठीक है, एक सेकंड दे बस मुझे। हाँ चल ठीक है, कल है तो कल होगी बेटा रिवीजन। कल आपको मॉलिक्यूलर पढ़ के आना है, मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल मॉलिक्यूलर पढ़ के आना, उसके क्वेश्चन करेंगे। आप जो जो मैं पूछ रहा हूं उसको आंसर दो, भले ही वर्बली दो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जो डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं अमीनो एसिड्स के बारे में। मुझे बताना कि अमीनो एसिड में हमारे पास, अमीनो एसिड हमारा लीवो रोटेटरी होता है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है? कोई दिक्कत नहीं, मैं वर्बली कर दूंगा, सारा समझ में आ जाएगा। अमीनो एसिड हमारे पास लीवो रोटेटरी होता है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है? ये बताओ, ये बताओ भाई। लीवो होता है। दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है, कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बेसिक अमीनो एसिड के नाम बताओ, बेसिक अमीनो एसिड के नाम बताओ, जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट। बेसिक अमीनो एसिड हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। एसिडिक अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। यस और नो? यस। अब उन अमीनो एसिड के नाम बताओ जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के नाम बताओ। मिथ्योनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन। क्लियर है? अब मुझे बताना कि असेंशियल और नॉन असेंशियल में से हमारे पास फिनाइल एलानिन असेंशियल है कि नॉन असेंशियल है? फिनाइल एलानिन असेंशियल है कि नॉन असेंशियल है? ये बताओ। फिनाइल एलानिन क्या है? असेंशियल है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट होता है? टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। ये चीज समझ में आ रही है? अब जरा नेक्स्ट मुझे बताना बेटा, आप नेक्स्ट ये बताएंगे कि जो अमीनो एसिड हमारे पास होता है, ध्यान सुनेंगे, अमीनो एसिड जिस पीएच पर ज्यूटर आयन बनाता है उसे क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड जिस पीएच पर ज्यूटर आयन बनाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। क्या बोलेंगे? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। उसे हम बोल रहे होंगे आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड किसे कहते हैं? ट्रिप्टोफान को। ट्रिप्टोफान किसका प्रिकर्सर होता है? ट्रिप्टोफान किसका प्रिकर्सर होता है? क्या चीजें बनाता है ट्रिप्टोफान? क्या चीजें बनाता है? ऑक्सिन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ऑक्सिन बनाता है। यस, याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, दो अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। दो बॉन्ड अमीनो एसिड किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। अमीनो एसिड पर हमारे पास आर ग्रुप जो होगा वो वेरिएबल होता है, बाकी एक NH2 होता है, एक COH होता है, एक H होता है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट बताना मुझे, वो अमीनो एसिड बताओ जिन्हें हम अमाइड्स कहते हैं। अमीनो एसिड जिनको हम अमाइड्स कहते हैं, बताओ जल्दी से। अमीनो एसिड जिनको हम क्या बोलते हैं? अमाइड्स। एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। ठीक है, हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड होते हैं? हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? जल्दी बता। लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, जिनको हम बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुन ध्यान से बेटा, ये अमीनो एसिड के लिए तुझे कम से कम इतना डाटा याद रखना है, असेंशियल नॉन असेंशियल के एग्जांपल। ठीक है, उसके अलावा तुझे ये याद रखना है बेसिक कौन से होते हैं। अच्छा, एरोमेटिक के एग्जांपल याद है? एरोमेटिक के नाम बता। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। ये कौन से हमारे पास एरोमेटिक अमीनो एसिड है? ये कौन से? एरोमेटिक है। चल ठीक है, अब इसके बाद की हम बात करते हैं अमीनो एसिड में। अगर तेरे को इसके आसपास कुछ याद है कि जैसे थायरॉक्सिन किससे बनता है? टायरोसिन से बनता है। एड्रेनलिन किससे बनता है? टायरोसिन से बनता है। यस, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रोटीन्स की और पॉलीपेप्टाइड चेन की। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? 1 डिग्री स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड। 2 डिग्री में कौन सा होता है? पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? अब जरा मुझे सोच के बताना अगर आपको ये बात याद हो, ये आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। प्रोटीन जो होती है वो लेफ्ट हैंडेड कॉइल होती है, राइट हैंडेड कॉइल होती है? प्रोटीन जो होती है वो राइट हैंडेड कॉइल होती है, लेफ्ट हैंडेड कॉइल होती है? ये बताओ। राइट हैंडेड होती है, ये लिखा है एनसीईआरटी में बेटा, ये लिखा हुआ है। प्रोटीन हमारे पास क्या होती है? राइट हैंडेड कॉइल होती है। ठीक है,
उसके पास दो स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स है और बीटा शीट है, क्लियर है। उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर में एक होता है पेप्टाइड, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है हाइड्रोफोबिक, और क्या होता है, आयनिक इंटरेक्शन होता है, वंडरवॉल होता है, क्लियर है। कोई एग्जांपल बता सकते हो क्वाटनरी प्रोटीन का? कोई एग्जांपल बता सकते हो क्वाटनरी प्रोटीन का? क्वाटनरी प्रोटीन का एग्जांपल बताओ। हेमोग्लोबिन। क्या है हेमोग्लोबिन? उसमें दो अल्फा है और दो बीटा सब यूनिट है। दो अल्फा सब यूनिट है और दो हमारे पास क्या है, बीटा सब यूनिट है, ठीक है, क्लियर है। दो अल्फा सब यूनिट है और दो हमारे पास क्या है, बीटा सब यूनिट है, क्लियर है बेटा? यस यस, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एसिड इनसॉल्युबल पूल है, टेबल सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये हमने पाल्मिटिक एसिड लिख दिया, ठीक है, क्लियर क्लियर, यस। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ठीक है, प्रोटीन में और आगे बात कर लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है। राइबोसोम कहां बनाता है प्रोटीन? साइटोप्लाज्म में बनाता है। हमारे पास ईआर जो होता है, ईआर जो होता है उस पर राइबोसोम अटैच होता है। कौन सी सब यूनिट अटैच होती है ईआर पे? राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट अटैच होती है, स्मॉल या लार्ज? कौन सी सब यूनिट अटैच होती है? लार्ज होती है, 60s वाली जो होती है ना वो अटैच होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं, ठीक है। एंजाइम्स हमारे पास कौन सी प्रोटीन होते हैं? हम उसको बोल सकते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंजाइम कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रस होता है या ग्लोबुलर होता है? ग्लोबुलर होता है। एंजाइम का मेन फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? टर्शरी होता है। कौन सा स्ट्रक्चर टर्शरी होता है, मतलब फंक्शनल टर्शरी होता है। एंजाइम के सरफेस पे क्या बनते हैं? क्रिवाइसिस बनते हैं। वो क्रिवाइसिस क्या होती है? पॉकेट्स होती है। क्या होती है? पॉकेट्स होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, एंजाइम कौन सा चेंज करा सकता है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? एंजाइम किस प्रकार का चेंज करा सकता है, फिजिकल या केमिकल या दोनों? दोनों करा सकता है, ठीक है। एंजाइम दोनों तरह के चेंज कराता है, ठीक है। फिजिकल चेंज भी करा सकता है और केमिकल चेंज भी करा सकता है। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। फर्स्ट, एंजाइम बायोकैटलिस्ट है। दूसरा, एंजाइम जो होता है प्रोटीन नेचर का होता है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम का एग्जांपल तुम्हारे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में लिख रखा है, 23S आरआरएनए या 28S आरआरएनए या स्नर्प्स जो लिखा था ना हमने, वो सब क्या होते हैं? राइबोजाइम होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि एंजाइम का जो होता है टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। एंजाइम वाटर सॉल्युबल होता है। एंजाइम के सरफेस पर पॉकेट्स होती हैं और उस पॉकेट्स के थ्रू वो क्या करता है? रिएक्शन कराता है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दोनों तरह का चेंज करता है। अब हमने कहा था कि एंजाइम के पास सबस्ट्रेट कैसे मूव करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ये बताओ, एंजाइम के पास सबस्ट्रेट कैसे मूव करता है? सिंपल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। फिर उसके बाद क्या होती है? लूज बाइंडिंग होती है। फिर एक्टिव साइट चेंज होती है तो क्या होती है? टाइट बाइंडिंग होती है। किस किस बच्चे को ये रिएक्शन याद है? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, उसके बाद क्या आएगा? एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट, फिर क्या आएगा? एंजाइम डॉट प्रोडक्ट, फिर क्या आएगा? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। सिर्फ इस वाले पे रिवर्सिबल है, ध्यान रखना। सिर्फ इस वाले पर हमारे पास क्या होता है? रिवर्सिबल है। बाकी सब पे रिवर्सिबल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। मुझे बताओ जरा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का एक और नाम क्या था? ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम था? ट्रांजिशन स्टेट। इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी, यहां क्या लिखता हूं? रिएक्शन प्रोग्रेस। अब मुझे देखकर बताओ, ये दो ग्राफ है, एक ग्राफ ए है और एक ग्राफ बी है। कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक का? ए और बी। ए और बी में से कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक का है? ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक का है? एक्सोथर्मिक का ए ग्राफ है, ठीक है, क्लियर है, यस। और हमने क्या बोला था? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की, सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की इस एवरेज एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर तो और ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एंडोथर्मिक का है, यस और नो? यस। और वो क्या करता है? एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है। एंजाइम क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, क्लियर है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, ठीक है बेटा।
ठीक है बेटा, मेंटली प्रिपेयर रहो, आपको 16-16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरा सिलेबस कराने की है, साथ में जो चीजें हम रिवाइज करा पाए। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि आपको कोई चैप्टर पूरा पूरा फिर से कोई रिवाइज कराएगा। सेल्फ स्टडी पे पूरा ध्यान रखो। लोग आपको बिल्कुल बोलेंगे कि ये हो जाएगा, नहीं, आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी है। और मैं इसलिए गैप क्रिएट कर रहा था आपका कि आप में से कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे। अब हम आपके लिए रेडी हैं एक प्लान के साथ कि 7-8 तारीख से आप डेली एक चैप्टर करो, उसके क्वेश्चंस में दे दूंगा वर्कशीट की फॉर्म में। मैं वर्कशीट इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि वर्कशीट होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं, और आपको काफी सारे चैप्टर्स की दी भी हुई है, तो जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स जो होगा आप सॉल्व करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आप जब सॉल्व करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। फायदा कैसे होगा? आप वही चीज कर पाएंगे जो आपको याद है, नहीं तो कर नहीं पाओगे। यस। और एग्जाम से पहले भी फिल इन द ब्लैंक्स रिवाइज करके जाओ। कैसे जाओगे? उस फिल इन द ब्लैंक्स को देखो, रिवाइज करो। तो जो मैंने आपको बोली है तीसरी चौथी रिवीजन, उसमें आपने नोट्स भी रिवाइज नहीं करने, फिल इन द ब्लैंक्स भी रिवाइज कर लोगे और नोट्स को सरसरी नजर से देख लोगे तो हो जाएगा। यस। ठीक है। यस। और टेंशन मत लो बेटा, हम लोग कहीं जाते नहीं है, कहीं गायब नहीं है, आपके आसपास ही हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और फिर आपको हमें ट्रस्ट इस बात पे जरूर करना है कि यार हम पूरे साल आपको पूरा प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है और ये टाइम है आपके पढ़ने का। प्लीज पढ़ाई करिए, पूरा पूरा फोकस पढ़ाई पे। यस। यस। ठीक है बेटा, आ जाइए। तो ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ हमने दिया था। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को याद है ये चीज कि यार हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम डिक्रीज कर देता है, पहले लूज बाइंडिंग होती है फिर टाइट बाइंडिंग होती है, ये याद है? सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद है? एंजाइम के पास सबस्ट्रेट कैसे जाता है? डिफ्यूजन से जाता है, ये याद है? अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स एंजाइम की। आपको मैंने कुछ फीचर्स पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर क्या होता है बेटा? कितने सबस्ट्रेट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। हाईएस्ट टर्नओवर के नंबर किस एंजाइम का? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये वैल्यू याद करनी है। लगभग कितना है बेटा? लगभग कितना है बताओ? लगभग कितना है बताओ? 6 लाख पर सेकंड। कितना है? 6 लाख पर सेकंड। यस। और 1 मिनट आ जाएगा, 36 लाख आ जाएगा। तो टर्नओवर नंबर मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, उनकी एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है। फिर हमने पढ़ाया था आपको सिलेक्टिव। एंजाइम क्या कर सकता है? सिलेक्ट कर सकता है क्या प्रोडक्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सबस्ट्रेट है पायरुवेट, पायरुवेट से आप इथेनॉल बना, एसिटल्डिहाइड बना सकते हो। और पायरुवेट से ही आप क्या बना सकते हो? पायरुवेट से ही आप क्या बना सकते हो बेटा? पायरुवेट से आप बना सकते हो, ध्यान से सुनेंगे बेटा, आप पायरुवेट से बना सकते हो क्या? पायरुवेट आपके पास है, तो पायरुवेट से आप क्या बना सकते हो? पायरुवेट से आप बना सकते हो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड बना सकते हो। और पायरुवेट से हम क्या बना सकते हैं? पायरुवेट से ही हम क्या बना सकते हैं, ध्यान देंगे। तो पायरुवेट से हमने एसिटल्डिहाइड बना दिया, और पायरुवेट से ही हमने क्या बना दिया बेटा? पायरुवेट से ही हमने क्या बना दिया? मान लो लैक्टिक एसिड बना दिया, है ना, लैक्टिक एसिड बना दिया। तो एंजाइम डिसाइड करता है, जैसे यहां पे क्या है? डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। यहां है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। यस और नो? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है। यस। तो एंजाइम डिसाइड करता है क्या प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा पायरुवेट से लैक्टिक एसिड ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है? यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो पिटाई खाने वाले काम है। पायरुवेट से लैक्टिक एसिड ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है? रिडक्शन हो रही है। क्या यूज होता है? अक्षत, आसपास कोई है? झपट्टा खाबे, गधा कहीं का। रिडक्शन हो रही है, एनएडीएच खर्च हो रहा है। एनएडीएच के बेटा मैं पिटाई कर दूंगा इस बात पे तेरी। एनएडी बन रहा है, तो ये क्या हो रही है? ये ऑक्सीडेशन हो रही है। इस एरो पर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। कुछ याद नहीं है ना? ठीक है। यस। यस। लैक्टिक एसिड बनते वक्त कितनी CO2 बनती है? लैक्टिक एसिड बनते वक्त कितनी CO2 बनती है? कितनी CO2 बनती है? अरे पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनते वक्त कितनी CO2 बनती है? 2 लिख रहे हैं? 0?
पापियों 0। इस वाले में CO2 बन रही है एक एक पायरुवेट से, और 2 पायरुवेट से कितनी बनेंगी? 2। यस, आ जाओ आ जाओ। टर्नओवर नंबर हो गया, स्पेसिफिक हो गया, सिलेक्टिव हो गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? पहला है टेम्परेचर। सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, पर एक लिमिट के बाद वो घटने लगती है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम हो, उसे बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन दे दूं, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने यहां पर अमाइलेज लिख दिया है, सलाइवरी अमाइलेज लिख दिया है। दूसरा मैंने यहां लिख दिया है कार्बोनिक एनहाइड्रेज लिख दिया है। ये सारे एंजाइम आपकी बॉडी में है क्या? सारे एंजाइम आपकी बॉडी में है क्या? मैंने कार्बोक्सी पेप्टाइडेज लिख दिया है। क्या ये सारे एंजाइम आपकी बॉडी में है? हां सर है। इसके बाद मैंने लिख दिया है हमारे पास टैक पॉलीमरेज। अब आप देख सकते हो टैक पॉलीमरेज क्या है बेटा? टैक पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पर मिलता है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको यहां पर एक चीज मैंने पढ़ाई थी, किसी को याद आ रही है? Q10 बराबर में मतलब डबल होता है। मतलब क्या हुआ? अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो बेल शेप कर्व आएगा। बेल शेप कर्व आपका एक तो यहां आ रहा है एंजाइम में, एक आता है पीएच में। इसके अलावा और कौन सा कर्व आपके सिलेबस में? सिग्मोइड कर्व है। कौन सा है? सिग्मोइड। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में बेल शेप है या सिग्मोइड है? सर सिग्मोइड है। कैसा कर्व है? सिग्मोइड है। यस और नो? कैसा कर्व है बेटा? सिग्मोइड कर्व है। यस यस। तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास ये हमने बात कर ली टर्नओवर नंबर, स्पेसिफिक, सिलेक्टिव, हमने एंजाइम की बात कर ली। हमने कहा कि Q10 का बराबर 2 का क्या मतलब है? कि मान लो ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी का, ध्यान दे बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी का 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर यह गैप कितना हो जाएगा? देख ले बेटा, ये 37 डिग्री सेल्सियस है और ये 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? तो 27 से 37 की बात कर लेते हैं बेटा, 27 से 37 की बात कर लेते हैं, तो हाफ हो जाएगा। अगर मैं सुन ध्यान से, 27 से 37 डबल है, 37 से 27 हाफ है। यहां 47 डिग्री सेल्सियस पर भी हाफ हो जाएगा। क्लियर है? यही तो पढ़ाया था तेरे को। यस, हाँ, रेट हाफ हो जाएगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। फिर मैंने पीएच की बात करी थी। पीएच में भी क्या होता है बेटा? पीएच क्या करती है? पीएच शेप मेंटेन रखती है। तो इसी तरीके का बेल शेप कर्व बनेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बेल शेप कर्व ऑब्टेन फ्रॉम, आप लिख सकते हो एंजाइम एक्टिविटी विद टेम्परेचर, एंजाइम एक्टिविटी विद पीएच। अच्छा, ये वाला जो कर्व है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ है। ये वाला कर्व क्या है? इसको सिग्मोइड बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा वैसा ही बन रहा है। तो ये वाला कर्व किसके साथ है बेटा? ये वाला कर्व किसके साथ है? ये है मेरे पास किसके साथ? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ। किसका? वेलोसिटी का। यस यस। और ये थोड़ा ऐसा जाएगा, याद है आपको? ऐसा जाके इस तरीके का आएगा। क्लियर है? तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कब? जब मेरे पास क्या हो? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम हो। एक टाइम आएगा जब ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी मैक्स हो जाएगी। नाउ व्हाट इज वी मैक्स? व्हाट इज वी मैक्स? वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसपे सारे एंजाइम भरे हुए होते हैं। आप याद करो, आपको पढ़ाया था मैंने कि ये एंजाइम होते हैं, सबस्ट्रेट आता है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एंजाइम वेलोसिटी बढ़ेगी, पर एक टाइम आ जाएगा जब एंजाइम वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। वो टाइम कब आता है? वो टाइम कब आता है? जब सारे एंजाइम भर जाते हैं। उसको कहते हैं वी मैक्स। उसको क्या बोलते हैं? वी मैक्स। केएम क्या होता है? केएम क्या आएगा? इस पर आएगा। इसका हाफ ले लो, वी मैक्स का हाफ ले लो। तो हाफ ऑफ वी मैक्स पर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसको अपने कहते हैं केएम। तो केएम कब मिलती है? जब वी मैक्स का आधा हो। मतलब क्या हुआ? अगर किसी एंजाइम की वेलोसिटी 10 है, तो 5 वैल्यू पर, 5 वेलोसिटी पर क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मिलेगी? यस, क्लियर है बेटा? क्लियर है?
क्लियर है? यस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान सुनेंगे। आपको केएम पता हो गया, आपको वीमैक्स पता हो गया, यस। अब एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इनिबिटर का, इनिबिटर के बारे में बताएंगे। इनिबिटर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव किसके साथ कंपीट करता है? देखो वहां पर क्या लिखते हो आप, सबस्ट्रेट प्लस इनिबिटर लिखते हो और आगे कुछ बनता नहीं है। सबस्ट्रेट डॉट इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता, वापसी आगे कुछ बनता नहीं है, यस। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, मैंने सबस्ट्रेट प्लस इनिबिटर क्यों लिखा, एंजाइम लिखना चाहिए ना, यहां एंजाइम होना चाहिए। हाँ, हमें क्या याद रखना है कि इनिबिटर की और सबस्ट्रेट की शेप सेम है। क्या सेम है? शेप सेम है। हाँ भाई, आपको याद आ रहा है कुछ किसी को कि शेप सेम हो सकती है, केमिकली सेम हो सकता है? नहीं, शेप सेम है, यस। सबस्ट्रेट की और इनिबिटर की। इसका एग्जांपल याद करो, ये आएगा डायरेक्ट। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जांपल याद करो, मेलोनेट किसको इनिबिट करता है? सक्सिनेट के साथ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है। एंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मेलोनेट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। दूसरी चीज बेटा, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या बढ़ जाता है? केएम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? केएम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मुझे अब ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए। और वीमैक्स क्या हो जाता है? वीमैक्स कांस्टेंट रहता है। याद आया कि नहीं आया? याद आया नहीं आया? दूसरा हमारे पास क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव है। दूसरा हमारे पास क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव है बेटा। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, ध्यान देंगे बच्चे। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, ध्यान दें। नॉन कॉम्पिटिटिव में शेप कहीं और लगेगा अदर देन एक्टिव साइट। उसमें क्या होगा बेटा? वीमैक्स डिक्रीज हो जाएगा और केएम अनचेंज है। नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जांपल अगर आपको ईटीएस याद है, ईटीएस में कॉम्प्लेक्स 4 का क्या नाम था? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इस एंजाइम को ब्लॉक करता है साइनाइड। याद करो, इस एंजाइम को ब्लॉक करता है कौन? साइनाइड। क्लियर है? यस। आदित्य कह रहे सर बाय हम खुद कर लेंगे। कर ले भाई, मैंने क्या, मैं कह रहा हूं कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा मॉलिक्यूलर के, पढ़ के आइए बस, ठीक है। सर आप हमेशा नेगेटिव कमेंट क्यों देखते हो? बेटा मैं नेगेटिव देखता हूं इसलिए मैं पॉजिटिव हूं। रीजन क्या है कि मैं मान लो कमेंट ही ना देखूं आपकी बिल्कुल भी, तो इसका मतलब मैं सच सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं हमेशा तैयार हूं और मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं आपके साथ। यस यस, ठीक है। हाँ यस, ठीक है। आगे आते हैं, आगे आते हैं। इनिबिशन याद रखना है, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव। उसके बाद किसी को ये याद है क्लासिफिकेशन, OTHLIL, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज, लाइगेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज, लाइगेज। लाएज में क्या होता है? पानी नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई, मतलब पानी छोड़ के कुछ और होगा। हाइड्रोलेज में पानी ऐड करते हैं, इसमें ग्रुप ट्रांसफर होता है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। लाइगेज का एग्जांपल डीएनए लाइगेज है, जो कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन ये तरह के बॉन्ड बनाता है। कार्बन फास्फोरस ऐसा कुछ बॉन्ड बना लेता है। यस और नो? इसको कहते हैं लाइगेज। उसके बाद मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, याद करो, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे कैसे होते हैं जरा देख लेते हैं, मेरी बात सुने ध्यान से। बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन होते हैं, काफी सारे एंजाइम होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इस नॉन प्रोटीन को कहते हैं कोफैक्टर और प्रोटीन को कहते हैं हम एपो एंजाइम, और दोनों को मिला के हम नाम देते हैं होलो। होलो का मतलब होता है पूरा। एक क्वेश्चन ये आया था, एक क्वेश्चन ये आया था कि किसमें कौन प्रोटीन है? एपो एंजाइम प्रोटीन है, कोफैक्टर और होलो एंजाइम। कोफैक्टर दो तरीके के बताए थे, एक बताए थे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मेटल आयन आते हैं, इसमें एक याद कर लो, जिंक। जिंक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसमें? पेप्केज और रुबिस्को, इन दोनों को चाहिए होता है मैग्नीशियम। यस। फिर हमने कहा था ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में दो तरीके के होते हैं। अच्छा कौन बच्चा बताएगा ये इनऑर्गेनिक वाले कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? चलो भाई बता जल्दी। हाँ बता बेटा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? शाबाश अहमद, कोऑर्डिनेट शाबाश। प्राप्ति पटेल शाबाश बेटा। संजीत शाबाश। अंजलि, शीतल, आलोक, बढ़िया। अनुभव तो याद तो है तुम्हें, क्यों डरते क्यों तुम डर इसलिए रहो क्योंकि तुमसे, जब तुम देखो मेरी बात आज याद रखना और बताना एग्जाम में ये हुआ। तुम्हें मैंने बहुत डीप पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी एकदम बढ़िया पढ़ा रखे। अगर तुम उसका 80% भी याद रख गए एग्जाम में, 80%, तो भी तुम्हारे मार्क्स 360 आ जाएंगे।
मैंने लाइनों को बहुत डीप पढ़ा रखा है, इस बात को याद रखना। यस यस, तुम 80% भी याद रख गए ना तो तुम्हारा हो जाएगा। उन क्वेश्चनों से परेशान मत होना जो कुछ कोचिंग्स बनाती इज एम आर इधर उधर करके, नहीं फर्क पड़ता उन क्वेश्चनों से, ऐसे आते ही नहीं है, ठीक है। यस, ऑर्गेनिक में प्रोस्थेटिक है और कोएंजाइम है। कोएंजाइम क्या होते हैं? विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं और ये टेम्पररी बाइंड करते हैं। प्रोस्थेटिक परमानेंट बाइंड करता कोवेलेंट बॉन्ड से। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल है हीम। हीम के दो एंजाइम बताओ, हीम के दो एंजाइम बताओ बेटा, हीम के दो एंजाइम बताओ, कैटलेज और पेरोक्सिडेज। यस यस यस, कैटलेज और पेरोक्सिडेज। नोट्स या एनसीईआरटी? मेरे हिसाब से नोट्स, क्योंकि नोट्स में कंडेंस करके लिख लो उसको, 2 पेज में पूरे बायोमोलिक्यूल के लिख लो छोटे छोटे। यस ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा उसकी, क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है। तो उनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप होता है और बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, बहुत। अच्छा एक चीज और बताओ जरा, कोफैक्टर को अगर मैं हटा दूं तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी या लॉस्ट होगी, ये और बता दो। एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी या लॉस्ट होगी? लॉस्ट होगी, शाबाश, लिखा है एनसीईआरटी में, शाबाश। डिक्रीज नहीं है, एनसीईआरटी चेक कर, लॉस्ट है। यस बहुत बढ़िया। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि यार चलो कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, तो यार कार्बोहाइड्रेट जो है ना, सबसे पहले तो परिभाषा पता होनी चाहिए, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड। यस, आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यस, अब मुझे बताओ जरा, आपके पास कौन कौन से कीटोज आपको याद है और एल्डोज याद है? कीटोज और एल्डोज का मतलब कीटोन ग्रुप होगा या एल्डिहाइड ग्रुप होगा? फ्रक्टोज किस में आता है? कीटोज में आता है। डाइहेप याद है 3 कार्बन का, वो कीटोज में आता है। यस, राइब्यूलोज किस में आता है? राइब्यूलोज 5 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है। राइबोज किस में आता है? एल्डोज में आता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज किस में आता है? एल्डोज में आता है। और पीजीएल किस में आता है? इसमें आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एल्डोज कौन सी है, कीटोज कौन सी है। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 3 कार्बन वाली ट्रायोज, पीजीएल और डाइहेप ट्रायोज है। फिर 4 कार्बन की टेट्रोज, 5 की पेंटोज। पेंटोज के 2 एग्जांपल आर राइब्यूलोज और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अच्छा, उसके बाद हमने बोला था बेटा, ध्यान सुनेंगे, ये चीज बता दी थी आपको। उसके बाद आपको बोला था रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। यस, ग्लूकोज में मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है। यस, ऐसे ही फ्रक्टोज में, ऐसे ही गैलेक्टोज में। यस, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के कौन सी कार्बन पर फर्क होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की कौन सी कार्बन पर फर्क होता है? C1 पर। उन्हें आपस में क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। C1 पर फर्क होता है किसमें? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज में। यस में। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कहां फर्क होता है? C4 में। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कहां फर्क बताया था सर? C4 पे बताया था आपने। यस। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को याद है कि अगर मुझे माल्टोज बनाना है तो उसमें 2 कौन सी शुगर है? दोनों ग्लूकोज है, लिंकेज अल्फा 1,4। अगर मुझे लैक्टोज बनाना है, लैक्टोज, तो कौन सी शुगर है? पहले गैलेक्टोज है फिर ग्लूकोज है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज है। और अगर मुझे सुक्रोज बनाना है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। सुक्रोज में दोनों कार्बोनिल कार्बन यूज हो जाती हैं बॉन्ड बनाने में, इसलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। तो क्या ग्लूकोज रिड्यूसिंग है? यस। फ्रक्टोज रिड्यूसिंग है? यस। गैलेक्टोज रिड्यूसिंग है? यस। माल्टोज रिड्यूसिंग है? इधर ये माल्टोज का ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये इसका क्या है? ये इसका 1 है, इसका 4 है, 1,4 जुड़ गया, ये इसका क्या है? 1 है। क्लियर है? यस, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। यस, अब मैं जो आपसे पूछूंगा वो बताते चलना। आपको सबसे पहले ये पता चल गया सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, यस और नो? यस। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। सारे फ्रूट्स में कौन सी शुगर होती है? सर फ्रक्टोज होती है। कोई ऐसा फ्रूट बताओ जिसमें ग्लूकोज होती है? सर ग्रेप्स है।
ग्रेप्स में ग्लूकोज होती है, बाकी सारे फ्रूट में क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। सबसे मीठी कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है, यस और नो। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड्स दो तरीके के हैं, एक है स्टोरेज और एक है स्ट्रक्चरल। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है मेरे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन और इन्यूलिन। इन्यूलिन किसका पॉलीमर होता है, उसमें बताओ चैट में। इन्यूलिन किसका पॉलीमर होता है, इन्यूलिन किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। शाबाश शाबाश खुशबू, सुरजन शाबाश, आलोक शाबाश, फ्रक्टोज। और स्टार्च किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज की कौन सी चेन होती है सर, अल्फा 1,4 होती है और अल्फा 1,6 होती है। अच्छा, अल्फा 1,4 वाला हेलिक्स बना देता है जिसमें आयोडीन फंस जाता है, इसलिए ब्लू ब्लैक कलर आता है। अल्फा 1,6 क्या है, ब्रांचिंग है, यस और नो। ऐसे ग्लाइकोजन क्या होता है, उसमें ज्यादा ब्रांच होती है। अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों ग्लाइकोजन में होते हैं। स्टार्च में दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या होता है बेटा, अमाइलोज होता है 20% स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन होता है 80% का। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। अमाइलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज होती है, सिर्फ अल्फा 1,4 होती है। अमाइलोपेक्टिन में 1,4 है और अल्फा 1,6 है। यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है। यहां जाओ जाओ जाओ। जाओ बेटा, पढ़ने नहीं देगा वो, बदमाश है ना पूरा। चल आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, हाँ नहीं नहीं बेटा, पढ़ उसको खाना खाएगा अभी, है ना। अल्फा 1,4 देख बेटा, अमाइलोज में अल्फा 1,4 मैं लिख देता हूं, तुम्हें याद आएगा ये भाई, याद आना चाहिए। अगर याद नहीं आ रहा तो खतरनाक चीज है तुम्हारे लिए। अमाइलोज याद है, अमाइलोज वाटर सोल्यूबल है, अमाइलो इसमें अल्फा 1,4 है, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6, ये अमाइलोपेक्टिन है। यस, ठीक है। अमाइलोज अल्फा 1,4 है, अमाइलोपेक्टिन अल्फा 1,4 और 1,6 है। क्लियर है, यस, ठीक है। अमाइलोज 1,4 है, अमाइलोज 1,4 और 1,6 है, ठीक हो गई बात, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने बेटा सेलुलोज की बात की थी। सेलुलोज में कौन सी लिंकेज होती है, सेलुलोज में मेरे पास बीटा 1,4 लिंकेज होती है, बीटा डी ग्लूकोज है। दूसरा, अगर आपको याद हो, कॉटन लिखा हुआ एनसीईआरटी में, कॉटन में मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। फिर हमने पढ़ा था काइटिन, काइटिन किसका पॉलीमर है, नैग का। काइटिन किसका पॉलीमर है, नैग का। अच्छा, आपने होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर वाली चीजें याद करो। स्टार्च होमोपॉलीमर है, सेलुलोज होमोपॉलीमर है, ग्लाइकोजन होमोपॉलीमर है, प्रोटीन हेट्रो है, डीएनए हेट्रो है, यस डीएनए हेट्रो है, और उसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकन हेट्रो है, यस। तो नैग का पॉलीमर है। और जब हम नैग और नैम को आपस में जोड़ देते हैं, नैग और नैम को आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है बेटा, नैग और नैम को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकन बन जाता है। क्या बन जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकन बन जाता है। यस और नो, यस और नो, बताइए, डन है, ठीक है, क्लियर है बेटा। आप टेंशन नहीं लो, वन शॉट लाएंगे जरूर से यूट्यूब पर भी, पर प्लीज सेल्फ स्टडी के बाद बैठना, उस पे पढ़ के आओ चैप्टर को, ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा काम होगा। यस, यस, नैग और नैम बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, नैग और नैम पता होना चाहिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकन की बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, फ्रक्टोज पता होना चाहिए, ठीक है, फ्रक्टोज स्वीटेस्ट है। ग्लूकोज पता होना चाहिए, ब्लड शुगर है, ग्रेप शुगर है। टेबल पे शुगर जो होती है वो सुक्रोज होती है, चीनी होती है।
सुक्रोज 12 कार्बन है। अगर अगर मैं दो ग्लूकोज आपस में जोड़ता हूं, बॉन्ड का नाम ग्लाइकोसिडिक, दो अमीनो एसिड जोड़ता हूं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, यस और नो? यस यस यस, ठीक है। और उसके बाद बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने सारी लिंकेज करी थी, माल्टोज अल्फा 14, लैक्टोज लैक्टोज बीटा 14, सुक्रोज में 1 और 2, यस, अमाइलोज 14, अमाइलोपेक्टिन 1416, इन्युलिन किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। काइटिन में और पेप्टाइडोग्लाइकेन में, आपने बायोटेक पढ़ी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, काइटिन और सेलुलोज तीनों की सेल वॉल डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम है। सेलुलोज बीटा 14 तोड़ेगा, काइटिनेज बीटा 14 तोड़ेगा नैक के बीच में। और क्या था? लाइसोजाइम जो तुम्हारे टीयर्स में होता है, वो क्या तोड़ेगा? वो भी बीटा 14 तोड़ेगा, पर किसके बीच में? नैग और नैम के बीच में। याद करो, बायोटेक में पढ़ा था। यस, बढ़िया बेटा। करेंगे। एनिमल किंगडम में दिक्कत हो रही है, मैं उसका आपको एक वर्कशीट बना के देता हूं शानदार। मैंने लास्ट ईयर बनाई थी एक वर्कशीट, मेरे कहने से आप सिर्फ क्या काम करो, उसके सारे क्वेश्चंस याद कर लो। मैं आपको एक बढ़िया वर्कशीट बना के दूंगा, आप उसे सॉल्व कर जाना जितना आपको आता हो, ठीक है। मैं उसमें एमडी सर की बिल्कुल हेल्प लूंगा कि वो, क्योंकि क्या आता है, कई चीजें मेरे को कंफ्यूजिंग होती है, मैं सर से पूछता हूं, तो मैं बिल्कुल हेल्प लूंगा, पर बना के दूंगा आपको, जैसे मैंने मॉर्फोलॉजी की बनाई थी। बेटा तेरे से क्यों नहीं बन रही है एनाटॉमी? क्योंकि तेरे को डाटा याद नहीं हो रहा है, ठीक है। डाटा याद कर साथ के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नैग हो गया, नैम हो गया। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में इतना भी याद रखोगे तो चल जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं उसकी, न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड में मुझे बताओ जरा जल्दी से, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए दो होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में मेरे पास क्या 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है किसी का? हाँ, डीएनए का होता है, 1 डिग्री होता है। 2 डिग्री का मतलब है एच बॉन्ड, यस। आरएनए का कैसे होता है बेटा? डीएनए 2 डिग्री का मतलब होता है डबल स्ट्रैंड, यस। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है, यस सर होता है। डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है, टीआरएनए है, तो टीआरएनए है ना, क्लोवर लीफ शेप, डबल स्ट्रैंड है ये, ठीक है। और क्या 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है? हाँ, आरएनए का पॉसिबल है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 3 डिग्री स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, बोथ बीएनसी, कर लेगा? ठीक है। अब जिन बच्चों को 80% मेरी बातें याद हैं तो वो कर पाएंगे। अब याद करो बेटा, डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोटाइड की चेन को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर। सबसे पहले हम लेते हैं शुगर। शुगर दो तरह की है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। कहां फर्क होता है? याद कर, कार्बन नंबर पे। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की कौन सी कार्बन पे फर्क होता है? सेकंड कार्बन पर। अगर मुझे राइबोज का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखूंगा? C5H10O5। डीऑक्सीराइबोज में C5H10O4, यस। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अगर मैं इसकी फर्स्ट कार्बन पर, राइबोज हो या डीऑक्सीराइबोज पर, नाइट्रोजिनस बेस लगाता हूं तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। तो एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस है, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। ऐसे ही याद करते हैं, एडिनिन एडिनोसिन, गुआनिन गुआनोसिन, ठीक है। थाइमीन थाइमीडीन। तो थाइमीडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। साइटोसिन साइटिडीन, यूरेसिल यूरिडिन। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूरेसिल और यूरिडिन? यूरेसिल नाइट्रोजिनस बेस, यूरिडिन न्यूक्लियोसाइड, यस। अब ये कौन सी कार्बन पे जुड़ता है बेटा? फर्स्ट कार्बन पर, किसकी? शुगर पर। अच्छा, प्यूरिन कितने होते हैं? एडिनिन गुआनिन। एडिनिन 6 अमीनो प्यूरिन, गुआनिन 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। प्यूरिन में कैसी रिंग होती है? डबल रिंग होती है। कितनी नाइट्रोजन होती है? 4 प्यूरिन में। पिरिमिडिन कट याद करेंगे, CUT। यूरेसिल का याद करेंगे 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडिन। याद है किसी को? कट कट। यूरेसिल क्या है? 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडिन। डाइऑक्सो पिरिमिडिन है बेटा, यस। तो C क्या है? साइटोसिन। ये क्या है? थाइमिन है। तो अगर मैं आपसे कहूं थाइमिन का क्या नाम था? मिथाइल था, 5th कार्बन 5th पोजीशन पर। 5 मिथाइल यूरेसिल इज थाइमिन। और एमिनेशन करूंगा तो साइटोसिन बनता था। और ये तीनों क्या दे रखे हैं? पिरिमिडिन दे रखे हैं, यस। याद हो जाएगा। अब शुगर की बेटा फर्स्ट कार्बन पर आप फॉस्फेट जोड़ते हो, बॉन्ड का नाम है फॉस्फो ईस्टर। याद करो, मैं क्या कर रहा हूं बेटा? मैं अगर शुगर ले रहा हूं, ध्यान दो, मैं अगर शुगर ले रहा हूं, आपको याद आएगा ये, मैं अगर ये शुगर ले रहा हूं तो ये शुगर है,
यहां मैंने नाइट्रोजिनस बेस जोड़ा है, अगर डबल रिंग का जोड़ा है तो ये कौन सी ये N9 है और ये C1 है। इस लिंकेज का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां पर मेरे पास फिफ्थ कार्बन थी, यहां पर O के साथ मैंने फॉस्फेट जोड़ दिया ऐसे। यस, तो इसका नाम है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और ये कौन सी कार्बन पर? 5 डैश पर। तो 1 डैश पर ये नाइट्रोजिनस बेस है, 2 डैश पर H होगा या OH होगा, 3 डैश पर OH होता है डेफिनेटली, ये 4 डैश है। फिफ्थ डैश की इस OH के साथ फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फो कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। यस, फॉस्फो ईस्टर। जब आप दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हो, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, इस पर यहां पर ये सिंगल रिंग है, देख बेटा सिंगल रिंग है, तो यहां पर ये N1 होगा और ये C1 होगा। यहां मान लेते हैं तुम्हारे पास 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ऐसे 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। मैं एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ता हूं ऐसे, इस पे मान ले डबल रिंग है, तो यहां पर C1 है, यहां पर क्या है बेटा? ये N9 है। तो यहां पर मैं अगर क्या कर रहा हूं, 3 फॉस्फेट है, ये 3 फॉस्फेट है, इसको ले जाके यहां जोड़ देता हूं, तो इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नाम है। क्या नाम है बेटा? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नाम है। यस 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 यस, नहीं गलत है। हा पापियो, एन ग्लाइकोसिडिक आएगा। कुछ लिख रहे हैं सर एन ग्लाइकोसिडिक आएगा, पिटाई खाओगे तुम कुछ भी मैं बोलता हूं यस बोल देते हो नालायको। यहां से यहां जुड़ेगा, ये हट जाएगा, तो एक ईस्टर ये था, दूसरा ये था, ये बनेगा 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। याद आया? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, कुछ भी। यस, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। एक शुगर पर क्या जुड़ा है? एन ग्लाइकोसिडिक है। एक तरफ क्या जुड़ा है? एक तरफ क्या जुड़ा है? CH2 से फॉस्फेट जुड़ा है, फॉस्फोईस्टर है। ठीक है? यस यस, याद रखो भाई। बाकी आपको मैंने चारगाफ रूल के थ्रू निकालना, ए बराबर में क्या होगा? T होगा, G बराबर में C होगा, ये बता दिया था आपको। ठीक है, इसके परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर मान लो ए दे रखा है 20%, तो टी भी 20 होगा, जी कितना होगा? 30 होगा, सी कितना होगा? 30 होगा। आप नंबर से भी कर सकते हो। 200 बेस पेयर का अगर डीएनए दे रखा है, 200 बेस पेयर का डीएनए दे रखा है आपको, तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 4000 न्यूक्लियोटाइड होंगे। यस और नो? 400 न्यूक्लियोटाइड होंगे। आपने ऐसे करना है, उसमें से मान लो ए हमारे पास 80 है, तो जी कितना हो, सॉरी टी कितना होगा? सर टी भी 80 होगा। 80 कितना हो गया? 160। 400 में से माइनस करो, कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 240 आएगा। तो 120 जी है और 120 मेरे पास सी है। इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करो आप, इस तरह ये आसान क्वेश्चन आएंगे आपके। यस, निकाल लोगे वाला? ये वाला निकाल लोगे ना, ये वाले क्वेश्चंस कर ले जाओगे आप, यही आएंगे आपको। इसमें मुश्किल पूछता ही नहीं है, वो तो मैंने बहुत मुश्किल कराया था। अच्छा, लेंथ निकालनी हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.34 नैनोमीटर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो बेस पेयर को, तो क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। यस यस, इससे बेटा इसके आसानी आए में, आप पीछे देखो ना प्रीवियस में आसान क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मुश्किल आया था जिसमें अपोजिट का पूछ लिया था। बाकी आपको डीएनए पता ही है, डीएनए राइट हैंडेड कॉइल है। ये क्या है? ये 2 नैनोमीटर है। प्यूरिन के सामने क्या होता है? पिरिमिडिन होता है। ये डबल रिंग के सामने सिंगल रिंग होता है। ए के सामने हमेशा टी होगा और जी के सामने हमेशा सी होगा। यस, और एक टर्न में कितने बेस पेयर आते हैं? सर एक टर्न में कितने आते हैं? आप बताओ बेटा। 10 बेस पेयर आते हैं। ये कौन सा टाइप का डीएनए? सर बी टाइप का डीएनए। एनसीईआरटी ने ए टाइप जेड टाइप बताया ही नहीं है, उसने कहा अल्फाबेट्स के नाम क्या हायर क्लास में पढ़ेंगे। यस यस, और उसकी पिच कितनी थी? सर पिच थी उसकी 3.4 नैनोमीटर, इसलिए डिस्टेंस कितना आएगा? 0.34 नैनोमीटर आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। क्लियर है? ठीक है,
ठीक है, अब खुद से कर लेना। अब मुझे जरा वो बता दो, लिपिड में बता दो। लिपिड में वैक्स आ जाता है, फैट आ जाएगा, ग्लिसरॉल आ जाएगा। यस, फैट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। मुझे एक चीज बताओ जरा, ग्लिसरॉल में कितने OH ग्रुप होते हैं? 3। कितने ईस्टर बॉन्ड बनते हैं? 3। इसलिए फैट का एक और नाम होता है ट्राइग्लिसराइड। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है बेटा? 2 OH ग्रुप होते हैं। इधर देख मेरी बात ध्यान से देखियो, फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? यहां CH2, यहां पर एक R ग्रुप लगा हुआ है, एक R ग्रुप यहां लगा हुआ है, मतलब एक ईस्टर बॉन्ड यहां है, एक ईस्टर बॉन्ड यहां है। तीसरी पोजीशन पर जाकर मैं फॉस्फेट लगा देता हूं और उसके आगे मैं कोलिन ग्रुप जोड़ता हूं, तब जाके वो लेसेथिन बनता है। तो मोनोग्लिसराइड का मतलब है एक, क्या जुड़ना? फैटी एसिड। डाइग्लिसराइड का मतलब 2। ट्राइग्लिसराइड को ही फैट कहते हैं। डाइग्लिसराइड पर अगर मैं एक क्या जोड़ दूं? फॉस्फेट, तो क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड बनता है। मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड कौन सा है? लेसिथीन। क्या नाम है? लेसिथीन। उसमें नाइट्रोजन होता है, ध्यान से देखियो, लास्ट में जो ग्रुप जोड़ते हैं ना कोलिन, यहां पर नाइट्रोजन होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, फैटी एसिड क्या होते हैं? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड तेरे पास सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। पाल्मिटिक एसिड क्या है तेरे पास? सैचुरेटेड है। उसके बाद अरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का, अनसैचुरेटेड है। यस और नो? यस, यस, यस। ठीक है, कल अपने बेटा क्वेश्चंस करेंगे, मॉलिक्यूलर पूरी रिवाइज कराऊंगा, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दे दूं, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, क्लियर है? यस, ठीक है, कल मिलेंगे। अब नहीं करा रहा, आज आप पूरा बैठ के मॉलिक्यूलर रिवाइज करो। बायोमॉलिक्यूल एक बार नोट्स देख लेना आज ही, कोई गद्दारी नहीं। हाँ भाई, बायोमॉलिक्यूल नोट्स देख लेना एक बार अच्छे से। टॉपिक मैंने बता दिया, पहले मॉलिक्यूलर कराऊंगा, फिर प्रिंसिपल, फिर प्लांट फिजियो। क्लियर है? ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय। बेटा मेरे डेली तेरे सामने आने से सिलेक्शन नहीं होगा, प्लीज सेल्फ स्टडी कर। मैंने बहुत डीप पढ़ाया है, तू समझ नहीं रहा अभी भी बात को। तूने अगर सिर्फ एसएनएस सॉल्व कर लिए, या मेरी माने तो सिर्फ वर्कशीट सॉल्व कर हर चैप्टर की, उससे भी हो जाएगा। और पेपर लगा फुल सिलेबस। हाँ, प्लानर में दे रहा हूं।